आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरीके से एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब हम एरे का यूज़ करते हैं तो हम एरे को बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक समय में सिमिलर डेटा टाइप्स के सिमिलर डेटा आइटम्स को यूज़ कर सकें। इसीलिए हम एरे एलिमेंट का एरे वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे एलिमेंट को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से उन एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज करेंगे, किस तरीके से हम एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। क्योंकि जब तक हमने एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो उस एरे वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। तो एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि किस तरीके से एरे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। तो जब हम एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब भी हम अपने एरेज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और अगर हमको डिक्लेरेशन के समय अपने एरे को इनिशियलाइज नहीं करना है तो हम बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, हमारे पास दो मेथड है एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, मतलब एरे वेरिएबल को इनपुट देने का। एक होता है हम जब डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, और दूसरा मेथड होता है हमारे पास फॉर लूप का यूज़ करके हम एरे वेरिएबल को वैल्यू इनपुट करवाते हैं। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। हाउ टू इनिशियलाइज एरे वेरिएबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो मेथड है। तो सबसे पहला मेथड होता है कि डिक्लेयर करते समय ही हम अपने एरे को जो है इनिशियलाइज कर देते हैं। ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन के समय हम किस तरीके से अपने एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैंने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मेरा एरे वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और एरे वेरिएबल का नाम है मार्क्स ऑफ 5। ये मेरा एरे वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ एरे किस टाइप का होगा, उसका नाम क्या होगा और क्या डायमेंशन होगा, सिर्फ इतना ही लिखा है। लेकिन मुझे इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो एरे है वो जीरो इंडेक्स से अपने एलिमेंट की इंडेक्सिंग करना, अपने एलिमेंट को मेमोरी में स्टोर करना स्टार्ट करता है। तो हम किस तरीके से ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन अपने एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। आप जैसे ही अपना एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर देने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए और उसमें वो एरे एलिमेंट लिखिए जिसे आपको डालना है उन एरे वेरिएबल्स में रखना है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके अपने एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एरे डिक्लेयर भी हो रहा है और साथ ही साथ उनको उनकी वैल्यूज़ भी दी जा रही है। जब मेमोरी में इसका ब्लॉक बनेगा तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि मेमोरी में हमेशा हमारे एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला हमारा जो एरे एलिमेंट की इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, जिसकी वैल्यू जो सबसे पहला डेटा एलिमेंट हमने रखा है वो हमारा 0 इंडेक्स एलिमेंट होगा। तो वो आके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग होगी। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 20, तो वो हमारे एरे वेरिएबल के नेक्स्ट इंडेक्स में आकर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है थर्ड एलिमेंट है हमारा 30, जो कि हमारे एरे के नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू 2 में आकर स्टोर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट
इंडेक्स आएगा और नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा 3, जिसमें हमारे पास जो एरे एलिमेंट है 40 वो स्टोर होगा, और सबसे लास्ट हमारा जो एरे इंडेक्स वैल्यू है वो है 4, जिसमें हमारा लास्ट एलिमेंट जो कि 50 है वो आकर स्टोर होगा। तो इस तरीके से हमारे एरे एलिमेंट को हम डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला मेथड। और दूसरा मेथड होता है फॉर लूप की मदद से। अब यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ क्यों किया जाता है? फॉर लूप का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो वो सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यू का कलेक्शन होता है, और वो एक इंडेक्स नंबर के थ्रू, एक इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू, एक वैल्यू के थ्रू, मेमोरी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू अपनी मेमोरी में जगह बनाता है और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बनाता है। मैंने भी इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया भी है। तो यहाँ पर देखिए, हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को फॉलो करते हुए अपने डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लूप का यूज़ करते हैं तो लूप जो है वो हमें रिपीटेटेड टास्क को बार बार करने में हमारी मदद करता है। अगर हमारे पास लूप नहीं होता तो हमको एक ही टास्क को करने के लिए एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखने होते, सी इंस्ट्रक्शंस लिखने होते। लेकिन लूप हमको उसी रिपीटेटेड टास्क को एक ही इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, एक ही कोड के थ्रू, एक ही कोड ब्लॉक के थ्रू बार बार करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को मेमोरी में लोकेट करना है, कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर करना है, इनपुट करवाना है। तो हम अपने इस रिपीटेटेड टास्क को बार बार परफॉर्म हमें करना है। तो हम चाहे तो अगर हम चाहें तो अगर हमारे पास एरे का साइज़ कम है तब तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी होगा। हमारे पास जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट को इस तरीके से डायरेक्ट इनिशियलाइज करना ज़्यादा ईजियर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास, अगर हमारा जो एरे एलिमेंट है वो अगर 50 डायमेंशन रखता है, मतलब उसकी साइज लार्जर होती है, तब इस तरीके के डिक्लेरेशन में हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम होगी, रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम होगी, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो हमारा सेकंड मेथड है, फॉर लूप को यूज़ करके एरे वेरिएबल को उसका डेटा एलिमेंट देना, डेटा एलिमेंट इनिशियलाइज करना। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूप का एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हम एक ही टास्क को बार बार करने से, बार बार करने से जो कि जो हमको हेल्प मिलती है, उसके लिए जो मदद हमको मिलती है वो हमको मिलती है लूप से, क्योंकि लूप रिपीटेटेड टास्क को करवाने में कैपेबल है, सक्षम है। अगर हमारे पास लूप नहीं होगा तो हमें ये टास्क करवाना हमारे लिए इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाला होगा। इसीलिए हम यहाँ पर हमें सेम, मान लीजिए मुझे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, मार्क्स हमारा एक एरे वेरिएबल है जो कि इंटीजर डेटा टाइप रख रहा है, और कितनी डेटा एलिमेंट्स रख रहा है, टोटल 50। अगर हमारे पास 50 एलिमेंट्स को मेमोरी में रखना है और एक ही काम को हमको 50 बार यहाँ करना है, तो हम उस काम को करवाने के लिए लूप कंट्रोल्ड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से फॉर लूप का यूज़ करके हम अपने मार्क्स एरे वेरिएबल में डेटा इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एरे डिक्लेयर किया हुआ है। मान लीजिए कि इस एरे के लिए मुझे डेटा इनपुट, इस वेरिएबल में मुझे डेटा एलिमेंट्स को इनपुट करवाना है। तो मैं सबसे पहले एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखती हूँ, प्रिंट एफ, और इसके थ्रू हमें एक मैसेज दिखाई देगा, एंटर दी वैल्यू फॉर एरे। और इसके बाद मैं अपना फॉर लूप स्टार्ट कर रही हूँ। और हम यहाँ पर लूप का यूज़ इसलिए भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हर एक इंडेक्स वैल्यू पर डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है, इनपुट करवाना है, और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में करवाना है।
तो सबसे बेस्ट वे है कि हमें एक ही काम को यहाँ पर बार बार परफॉर्म करना है। तो उस तरीके के काम को करने के लिए हमारे पास जो है लूप स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ मैं बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक लाइन स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अपना काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं। काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एरे वेरिएबल के लिए डेटा इनपुट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एरे वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। देन आई इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 50 और आई प्लस प्लस ये हमारी कंडीशन है और ये हमारा इंक्रीमेंट है। इसके थ्रू हमारे पास हर एक इंडेक्स वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होते रहेगी। पहले 0 इंडेक्स के लिए कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो 0 इंडेक्स के लिए वैल्यू एक्सेस होगी। देन फिर 1 इंडेक्स के लिए, देन फिर आगे के जो भी इंडेक्स वैल्यू है उनके लिए। अब हम फॉर का ब्लॉक ओपन कर रहे हैं और इसमें मैं स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं डेटा इनपुट करवाना है मुझे। तो डेटा इनपुट वैल्यू करवाने के लिए हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन होता है जिससे हम डेटा जो यूज़र डेटा इनपुट जब करता है यूज़र तो उसकी जो कॉपी है उसको स्कैन करने का काम हमारा स्कैन एफ फंक्शन करता है। स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ आई, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है और हमारा ये फॉर का ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है इनपुट करेगा एरे एलिमेंट को, इनपुट एरे एलिमेंट किस तरीके से करेगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है तो हमारा इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से। 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 50, कंडीशन इज़ ट्रू। देन हमारा कंट्रोल जो है वो स्कैन एफ स्टेटमेंट में आएगा, इसे रीड करेगा और यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑपरेटर लिखा है। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, जो यूज़र ने डेटा जब इनपुट किया है, यूज़र जब डेटा इस मैसेज को पढ़ेगा एंटर द वैल्यू फॉर द एरे, और जैसे ही यूज़र डेटा इनपुट करेगा तो स्कैनर फंक्शन उस डेटा को स्कैन करके उसकी कॉपी को स्कैन करके उस एड्रेस पर, एड्रेस % ऑपरेटर जो है वो एड्रेस ऑपरेटर है, उस एड्रेस पर जाकर उस कॉपी को, उस डेटा की जो वैल्यू उसने कॉपी करके लाई है, स्कैन करके लाई है, उसे रखेगा। और आई की अभी जो करंट वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो इस तरीके से ये दिखेगा मार्क्स ऑफ 0 पर हमें रखना है वो डाटा जो यूज़र ने एंटर किया है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू मार्क्स ऑफ 1 के लिए काम करेगा। इसी तरीके से ये नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू मार्क्स ऑफ 2 के लिए काम करेगा। इसी तरीके से ये नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू मार्क्स ऑफ 3 के लिए काम करेगा और ये तब तक डेटा इनपुट करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाइड नहीं होती। क्योंकि हमारा डेटा एलिमेंट यहाँ पर 50 है, हमने यहाँ पर 50 एलिमेंट का एरे बनाया है। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो फॉर लूप का इंस्ट्रक्शन है, ये 50 टाइम्स क्या करेगा, रिपीटेट होगा, बार बार वही काम करेगा। और हमारे एरे एलिमेंट्स में बाय द इंडेक्स वैल्यू, जैसे जैसे हमारा इंडेक्स चेंज होता जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से जैसे ही डेटा वैल्यू इनपुट होगी हमारा इंडेक्स वैल्यू इंक्रीमेंट होके 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल फिर से अगेन न्यू इंक्रीमेंटेड वैल्यू के साथ फिर से स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1। देन फिर आएगा तो फिर 1 इंडेक्स के लिए वैल्यू रखेगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 के लिए रखेगा, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद 3 के लिए रखेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होते रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन यहाँ पर अनसेटिस्फाइड होती है, इट मीन्स अगर हमारा डेटा वैल्यू यहाँ पर 51 होता है, हमारा आई की वैल्यू जो है जैसे ही यहाँ पर 51 हो जाएगी, आई इंक्रीमेंट हो रहा है तो आई की वैल्यू जैसे ही 51 हो जाएगी तो ये हमारा अनसेटिस्फाइड कंडीशन है और हमारा डेटा एलिमेंट इनपुट होना
बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से एरे एलिमेंट में डेटा को इनिशियलाइज़ किया जाता है। इस तरीके से हम 2 तरीके का यूज़ करके डेटा एलिमेंट्स को एरे वेरिएबल में इनपुट करते हैं। पहला मेथड है हमारा ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करते समय ही एरे वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देना, एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज़ कर देना। और दूसरा मेथड है आपके पास फॉर लूप। फॉर लूप का मेथड यूज़ करके भी हम डेटा एलिमेंट्स को एरे में इनपुट करवा सकते हैं। और फॉर लूप का यूज़ बेसिकली हम उस समय ज़्यादातर करते हैं जब हमें लार्जर डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट करवाना होता है, तब हमारे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फर्स्ट मेथड के से ज़्यादा जो ईज़ी होता है वो होता है हमारा फॉर लूप। क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है वो सिर्फ़ जो कि हमारा जब एरे का जो साइज़ है अगर छोटा है तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी होगा फर्स्ट मेथड को यूज़ करना। लेकिन सेकंड अगर मान लीजिए कि हमारे पास डाटा एलिमेंट ज़्यादा हैं, तब हम फर्स्ट मेथड को अगर ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा हमारे लिए सही होगा। तो इस तरीके से हम अपने एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू।